गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डी और एफ लोग पढ़ रहे हैं। आज जो टॉपिक है वो इसके लास्ट टॉपिक है और इसके बाद डी जो ब्लॉक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम एफ लोग स्टार्ट कर देंगे। तो डी ब्लॉक में जो हमारे टॉपिक बचे हैं आपके रंगीन प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, इनके बाद तो वो आता है सबसे पहला अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक या फिर इसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बोलते हैं। अब ये अंतराकाशी यौगिक होते क्या हैं, सबसे पहले वो सुन लीजिए। अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं कि कोई भी, हमें पता है हमने धात्विक गुण पढ़े हैं डी ब्लॉक में, तो उसमें हमने एक चीज बोली थी कि जो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं या जो संक्रमण तत्व हैं वो निम्बित संकुलन बनाते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, धात्विक गुण होता है उनका। तो वो जो निम्बित संकुलन बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से उनका संकुल बनता है। मान लिया ये कोई आयरन है और ये आयरन का संकुल यौगिक है जिसमें उसके अवयवी कण जो होते हैं वो इस तरह से आपस में ज्वाइंट रहते हैं एक दूसरे से। क्रिस्टलीय संरचना जो रहती है उनकी, उसमें वो कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं इस तरह से। अब होगा क्या कि जब भी अंतराकाशी यौगिक बनाने वाले होंगे तो इस निम्बित संकुलित संरचना में यहाँ पे जहां जहां क्रिस्टल जुड़ रहे हैं ये समान आकार के होंगे। तो ये जो आपस में जहां से जुड़ रहे हैं इनके बीच में यहाँ पे कुछ स्पेस रह जाएगा, कुछ रिक्तिकाएं रह जाएंगी। वैसे होने को इनके ऊपर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, क्रिस्टल त्रिविमीय संरचना में होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इनमें क्या होते हैं, कुछ स्थान रिक्त रह जाते हैं, कुछ वॉइड्स रह जाते हैं, जैसे ये इसमें दिख रहे होंगे। इस तरह के वॉइड्स रह जाते हैं जिसमें जगह बहुत कम रहती है। तो इस जगह में छोटे आयन या परमाणु, जैसे हम मान सकते हैं सबसे छोटा परमाणु हमारा क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जैसे छोटे परमाणु या आयन, हाइड्रोजन मान सकते हैं, बोरोन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकती है। ये जो छोटे परमाणु या आयन हैं वो क्या होते हैं, इनमें फिट हो जाते हैं, इन वॉइड्स में फिट हो जाते हैं। इस क्रिस्टलीय संरचना को, इनके वॉइड्स जो होते हैं उनको अंतरावकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतरावकाश। और इन अंतरावकाशों में हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसी छोटी परमाणु अथवा छोटे आयन फिट हो जाते हैं। और फिट होने पर जो ये कंप्लीट यौगिक बनता है, फिर उसके बाद मान लिया ये हमारा क्रिस्टल किसका है, आयरन का। Fe है जो क्रिस्टल में इस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में, और इसी Fe के क्रिस्टल में इन वॉइड्स में क्या जुड़ गए, कार्बन। मतलब इन रिक्तिकाओं में, इन रिक्त स्थानों में क्या आकर के बैठ गए, कार्बन आकर के बैठ गए। तो इसके बाद जो ये कंप्लीट संरचना बनी है इनकी, जिसमें केवल क्रिस्टल नहीं है, जो हमारा ठोस संक्रमण तत्व था वही नहीं है, उसके अलावा भी छोटे आयन या परमाणु उपस्थित हैं। तो इस तरह का जो कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, उसी को क्या बोलेंगे, अंतराकाशी यौगिक। अब ये जो अंतराकाशी यौगिक होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं जिनकी वजह से ये यूजफुल भी रहते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे जो ये कार्बन जुड़ा है, आयरन और कार्बन, यहाँ पे आयरन है, फिर यहाँ कार्बन होगा, कार्बन होगा, कार्बन होगा, इस तरह से जो जुड़ रहे हैं इनके मध्य कोई बंध नहीं बनेगा। ये बिना बंध के ही आपस में अटैच रहेंगे, वो रिक्तिकाओं में एकदम धंसे हुए रहेंगे। तो यहाँ पे ना कोई आयनिक बंध होगा और ना ही कोई सहसंयोजक बंध होगा, इनके मध्य कोई बंध कार्य नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट इनके लिए हम बात करें तो इसके अंदर भी धंस जाने से अब ये और ज्यादा कठोर हो जाएंगे। तो इनके जो धात्विक गुण है वो वैसे के वैसे रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कठोर होते हैं, तन्य होते हैं, आघातवर्धनी होते हैं, वो गुण सेम वैसे के वैसे रह जाते हैं। और इसी तरह से इनकी जो धात्विक चालकता है, मतलब जो विद्युतीय और तापीय चालकताएं हैं वो भी वैसी की वैसी बनी रहती हैं। चेंज ये आता है कि जैसे हम आयरन के लिए बोलते हैं, जो मैंने अभी बोला कि ये यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, तो वो उपयोगी कैसे होगा, जैसे केवल आयरन है तो केवल आयरन होगा, उसमें संक्षारण होने की जो प्रवृत्ति होगी वो ज्यादा पाई जाएगी, संक्षारण ज्यादा मात्रा में होगा। लेकिन यदि उसी आयरन में कार्बन उपस्थित हो तो उसका संक्षारण नहीं होता, मतलब वो जो लोहे पे जंग लगता है वो जंग लगने की जो क्षमता है, वो प्रवृत्ति है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या फिर हम बोलते हैं इसमें कंप्लीट ही कार्बन धसे हुए हैं, तो इसका एग्जाम्पल जो हम आयरन और कार्बन का मिक्स अंतराकाशी यौगिक देखते हैं दैनिक जीवन में, वो है हमारा स्टील। और स्टील को देखने पे ये पता भी नहीं चलता कि वो क्या है, आयरन का बना हुआ है। क्लियर है मेरी बात, मतलब ये यूजफुल भी है। तो वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा है। अंतराकाशी यौगिक है क्या कि हमारे संक्रमण धात्विक
निम्बिड संकुलित संरचनाएं बनाते हैं उनमें कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं जब वो निम्बिड संकुलित संरचना में आपस में जुड़ते हैं, और उन्हीं रिक्त स्थानों पर कुछ छोटे परमाणु अथवा आयन फिट हो जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को अंतराकाश कहा जाता है, और उनके फिट होने के बाद जो यौगिक हमें प्राप्त होता है तो उस यौगिक को हम क्या बोल देते हैं? अंतराकाशी यौगिक। क्लियर है? तो ये हमारा जो अंतराकाशी यौगिक है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको लिख देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना। अंतराकाशी यौगिक क्या होंगे? संक्रमण तत्वों द्वारा निम्बिड संकुलित संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। इन निम्बिड संकुलित संरचनाओं में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें वॉइड या अंतराकाश कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद इन्हीं अंतराकाशी स्थानों पर कुछ छोटे परमाणु अणु अथवा आयन फिट हो जाते हैं। तो इससे प्राप्त यौगिक ही अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। ठीक है। हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपको बताया स्टील का एग्जाम्पल है, जैसे किसका? स्टील का। और स्टील अंतराकाशी यौगिक है किसका? आयरन और कार्बन का, जो मैंने आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में डायग्राम बना करके एक्सप्लेन किया है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अंतराकाशी यौगिकों के गुण। अंतराकाशी, ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद ही लिख देते हैं। ठीक है, ये हो चुका होगा, इसको पॉज करके और लिख लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? अंतराकाशी यौगिकों के गुण मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और गुण जनरली वही रहते हैं जो किसके गुण होते हैं? धातुओं के गुण होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले गुणों में लिखते हैं, पहला गुण अंतराकाशी यौगिक यौगिकों में कोई आयनिक या सहसंयोजक
कोई आयनिक या सह संयोजक बंध नहीं पाया जाता, बंध नहीं पाया जाता। अंतराकाशीय यौगिकों में क्या नहीं पाया जाता, कोई भी आयनिक और सहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता। हम ये कहाँ की बात कर रहे हैं, आयरन और कार्बन के मध्य की। जैसे हमने अंतराकाशों में कार्बन को फिट किया है, तो आयरन और कार्बन के मध्य कोई भी आयनिक और सहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं होगा। दूसरी हम इसके लिए बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, धातुओं की तरह कठोर, तन्य एवं आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धातुओं की तरह इनके क्या होंगे, गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे। इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट बात आती है इनकी धात्विक चालकता की, मतलब विद्युत और तापीय चालकता की। विद्युत और तापीय चालकता की बात हम पहले धातुओं में कर चुके हैं, तो हम सीधा लिख देंगे कि ये अपनी धात्विक चालकता, धात्विक चालकता बनाए रखते हैं, ये अपनी धात्विक चालकता बनाए रखते हैं। और लास्ट और इंपॉर्टेंट गुण जो इनको धातुओं से अलग करता है, ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ये मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया था उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। रासायनिक रूप से निष्क्रिय जैसे कि हम अगर केवल लोहे की बात करते हैं तो लोहे पे जंग लग जाती है, लेकिन यदि वही लोहा अंतराकाशीय यौगिक के रूप में होगा, उसमें कार्बन फिट रहेंगे, तो वो क्या रहेगा, रासायनिक रूप से निष्क्रिय रहेगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। तो ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ये बात होगी अंतराकाशीय यौगिक की। यह टॉपिक कंप्लीट है। अंतराकाशीय यौगिक इतना सा ही है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। इसके जस्ट बाद आते हैं मिश्रित यौगिक या अलॉय, मिश्र धातुएं जिनको बोलते हैं, मिश्रित धातुएं। तो उन्हीं मिश्रित धातुओं की हम बात करते हैं। ये भी छोटा सा ही टॉपिक है, ये छोटे छोटे से कुछ टॉपिक है जो लास्ट में बचे हैं डी ब्लॉक में। तो अंतराकाशीय यौगिकों में ये नोट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मिश्र धातुओं की। मैंने अंतराकाशीय यौगिकों और मिश्र धातुओं को साथ में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि दोनों लगभग सेम है, तो दोनों में अंतर करना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं। अब मिश्र धातुएं होंगी क्या, जब भी दो या दो से अधिक संक्रमण तत्व या संक्रमण धातुएं आपस में मिश्रित हो जाती हैं, समांगी मिश्रण बना लेती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातुएं बोलते हैं। क्या कि दो या दो से अधिक धातुएं जब आपस में समांगी मिश्रण बना लेती हैं तो वही क्या कहलाती हैं, मिश्र धातुएं कहलाती हैं। अब देखो कैसे, जैसे हम मान रहे हैं यही निम्बिड संकुलित संरचना है हमारी, ये निम्बिड संकुलन है, और इस निम्बिड संकुलन में मान लिया यहाँ पे हम कांसा बना रहे हैं, और कांसे में जो मिश्र धातुएं होती हैं वो होती है कॉपर और टिन, स्टेनस। ठीक है, मतलब कॉपर और स्टेनस का मिश्रण होता है मिश्र धातु में। तो मान लिया ये हमारे सारे के सारे कॉपर थे और कॉपर का निम्बिड संकुलन था, हमें मिश्र धातु बनानी है, तो उस मिश्र धातु में क्या होगा, कुछ कॉपर का स्थान किसके द्वारा ले लिया जाएगा, स्टीन या स्टेनस के द्वारा ले लिया जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी, कि अंतराकाशीय यौगिकों में तो क्या होता है, जो ये वॉइड्स होते हैं, जो ये रिक्त स्थान होते हैं, वहां पे दूसरे छोटे परमाणु अथवा आयन आके जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो निम्बिड संकुलन है, जो क्रिस्टल जालक है, उसी क्रिस्टल जालक में कुछ क्रिस्टल्स का स्थान दूसरे क्रिस्टल के द्वारा ले लिया जाता है। जैसे हमने माना कि ये वाला क्रिस्टल किसका है, कॉपर का है, तो इसमें कुछ स्थान किसके द्वारा ले लिया जाएगा, आपके टिन के द्वारा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है मैं क्या बता रही हूँ,
कि यहाँ पे ये जो क्रिस्टल में गोले हैं, इन गोलों में कुछ गोले वाले स्थान किसके आ जाएंगे, टिन के आ जाएंगे, स्टेनस के आ जाएंगे। तो ये कौन सी धातु हो जाएगी फिर, या फिर कौन सा यौगिक हो जाएगा, मिश्रित यौगिक या फिर मिश्र धातु। अब ऐसा होता क्यों है, इसका रीजन ये है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनका आकार लगभग समान होता है। हमने जब परमाणुीय और आयनिक आकार की बात की थी क्लास में, तब मैंने बताया था और हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश के आधार पर तुम लोगों ने खुद ने निकाला था कि इनका आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। ठीक है, तो इसी लगभग समान आकार के कारण ये क्या होते हैं, उसी क्रिस्टल में उस क्रिस्टल के कुछ स्थान जो होते हैं खुद ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे क्रिस्टल के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मिश्र धातुएं। ठीक, तो अब इनके भी सिंपल से गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, जो धातुओं के गुण होते हैं वही गुण ये रखेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक धातुएं ही तो आपस में मिश्रित हो रही है। तो इनके गुण भी क्या होंगे, कठोर, तन्य, आघातवर्धनीय होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, धात्विक चालकता रखते हैं। यही सारे गुण किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे, आपके मिश्र धातुओं के द्वारा। तो हम मिश्र धातुओं को नोट डाउन कर लेते हैं। मिश्र धातुओं में था क्या क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, जो क्या होती है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुएं या धातुओं द्वारा समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुएं समांगी मिश्रण द्वारा, धातुएं समांगी मिश्रण द्वारा, समांगी मिश्रण द्वारा, दो या दो से अधिक धातुएं समांगी मिश्रण द्वारा यौगिक का निर्माण कर लेती हैं, यौगिक का निर्माण कर लेती हैं, जिसे मिश्र धातु कहा जाता है, जिसे मिश्र धातु कहा जाता है। अब हम लिख लेते हैं मिश्र धातु का कारण। मिश्र धातु बनती क्यों है, संक्रमण तत्वों के समान आकार के कारण, संक्रमण तत्वों के समान आकार के कारण, समान आकार के कारण मिश्र धातुओं का निर्माण होता है, मिश्र धातुओं का निर्माण होता है, मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। और आकार पता चल ही गया होगा, क्योंकि निम्बित संकुलन में जो संकुलित संरचना बनती है वो समान आकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो वो तभी संभव है जब आकार क्या हो, दूसरी धातु का भी उसके समान ही हो, तभी वो मिश्र धातु बन सकती है, वरना नहीं बन सकती। अब इसके बाद हम इसके गुणों की बात करते हैं। तो गुण धातुओं की तरह क्या होंगे, पहला गुण होगा कठोर, तन्य एवं आघातवर्धनीय होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं। दूसरा उच्च गलनांक, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होता है। नेक्स्ट धात्विक, धात्विक चालकता दर्शाते हैं, धात्विक चालकता दर्शाते हैं। अब कुछ मिश्र धातुएं हैं जो तुम लोगों को सिंपल सिंपल एग्जाम की फॉर्म में याद रखनी है, जिनमें एग्जाम्पल में पहला आ जाता है आपका पीतल। ठीक है, और पीतल जो मिश्र धातु होती है वो होती है कॉपर और जिंक की, मतलब इसमें कॉपर मिला हुआ रहता है और जिंक
निम्न संकुलित संरचना दोनों से मिलकर बनी होती है, कॉपर और जिंक से। दूसरी हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। जर्मन सिल्वर, और जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें आपका कॉपर और जिंक तो रहता ही है, और साथ में जिंक के साथ में निकल भी रहता है। तो हमने यहाँ लिखा है 2 या 2 से अधिक, जरूरी नहीं है 2 ही हो, 2 से अधिक धातुएं भी आपस में मिश्रित हो सकती हैं, समांगी मिश्रण बना सकती हैं, ठीक है। तो ये जर्मन सिल्वर हो गया। जर्मन सिल्वर के बाद हम बोल सकते हैं टंगस्टन सिल्वर है। टंगस्टन सिल्वर, टंगस्टन सिल्वर में क्या है, आयरन और टंगस्टन का मिश्रण। टंगस्टन सिल्वर में किसका मिश्रण होगा, आयरन और टंगस्टन का मिश्रण। और जो हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया था वो भी रह गया हमारा क्या, कांसा, और कांसा में किसका होता है, कॉपर और टिन का मिश्रण, कॉपर और स्टेनस का मिश्रण, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मिश्र धातुओं के हैं। मिश्र धातुएं हैं क्या, 2 या 2 से अधिक धातुएं समांगी मिश्रण द्वारा जिस यौगिक का निर्माण करती हैं वो यौगिक क्या होगा, आपका मिश्र धातु होगा। मिश्र धातु क्यों बनती है, क्योंकि धातुओं का, संक्रमण तत्वों का आकार लगभग समान होता है। इनके गुण क्या क्या है, कठोर, तन्य और आघातवर्धनीय होते हैं, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक रखते हैं, धात्विक चालकता दर्शाते हैं। और ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं मिश्र धातुओं के। तो यहाँ पे अंतराकोशीय यौगिक के बाद मिश्र धातु का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है, हमारे सिलेबस में इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है डी ब्लॉक का जो लास्ट टॉपिक है वो आता है संकुल यौगिक का। वैसे संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक के नाम से पूरा चैप्टर है हमारा नेक्स्ट वाला, बट फिर भी इसमें जो थोड़ा बहुत दे रखा है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो मैं ये मिटा रही हूँ, आप लोग लिख लेना। इसके बाद जो संकुल यौगिक है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि संकुल यौगिक होता क्या है। संकुल मतलब ऐसा यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध नहीं होगा, एक अन्य ही बंध होगा जिसका नाम होता है उपसहसंयोजक बंध। और उस बंध में क्या होता है कि धातु जो होती है उसके द्वारा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं आयन की तरह। जैसे आयन में यही होता है, एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ क्या होगा, एक धातु होगी और 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे, ऋणायन, धनायन या फिर आपके परमाणु, अणु ये हो सकते हैं, यौगिक हो सकता है। वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। वो उदासीन भी हो सकते हैं, ऋणायन भी हो सकते हैं या धनायन भी हो सकते हैं। उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने पे इस तरह का धातु और उस ऋणायन धनायन के मध्य एक बंध बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक बंध। और इसी उपसहसंयोजक बंधों से मिलकर एक कंप्लीट यौगिक बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। तो हम संकुल यौगिक की बात करते हैं कि संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं। संक्रमण धातुएं क्या करती हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। और ऐसे यौगिकों का निर्माण करने के पीछे कुछ रीजंस हैं, जिनमें पहला रीजन ये आता है कि इनका आकार छोटा होता है। ये हमारा परमाणु है जिसमें आकार क्या होता है, छोटा होता है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में भरे जाने के कारण, जैसे हम 3D की बात करें तो यही इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण यहाँ आकर्षण बल क्या लग जाता है, प्रबल लग जाता है, जिसके कारण आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। अब आकार छोटा होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉनों के साथ यहाँ पे क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ रहा है मतलब धनावेश बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों के कारण यहाँ पे साथ में क्या बढ़ने लग जाता है, आकार छोटा होने पर जो ये परमाणु होता है वो उच्च धनावेश युक्त घनत्व रखता है। मतलब उच्च धनावेश घनत्व वाला होता है। इसका आवेश कैसा होता है, उच्च धनावेश घनत्व वाला होता है। ठीक है, तो उच्च धनावेश घनत्व रखने के कारण यह आसानी से जो भी बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण कर सकता है। अब दूसरी बात, इसमें इसने धनावेश तो ग्रहण कर लिया, बट उसके लिए इसके पास कुछ रिक्त स्थान भी होते हैं। तो दूसरा जो इसके लिए पॉइंट आता है उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक बनाने के लिए, वो आता है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भरे जाते हैं n-1d में, ns में या फिर np में।
कैसे? क्योंकि इनका जो ऊर्जा स्तर होगा वो लगभग समान होगा। जब ये इधर खींचे जाएंगे तो इसके बाद वाली सेल भी क्या होगी, इसके पास आने की कोशिश करेगी, तो उसी टाइम पे इनका ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, लगभग समान हो जाता है। और इन तीनों का एनर्जी लेवल समान होने के कारण ये आसानी से संकरण कर लेते हैं, संकरित कक्षक बना लेते हैं। जो आने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके रिक्त कक्षकों में भर दिए जाते हैं। संकरण के थ्रू उनके द्वारा कौन सा बंध बना लिया जाता है, उपसय संयोजक बंध या उपसय संयोजक यौगिक। अब इसी के साथ ही इसमें थर्ड पॉइंट और आता है जो इनके संकुल यौगिक बनाने में हेल्प करता है, सहायता करता है, वो आता है आपका ऑक्सीकरण अवस्थाओं का, कि इनके द्वारा जो होती हैं वो 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं, जो हम देख चुके हैं। मैग्नीज की हमारी 3D सीरीज में सर्वाधिक थी, कौन सी, +7, ठीक है। उसके अलावा ऑस्मियम और रुथेनियम की भी हम देख चुके हैं, पूरे डी ब्लॉक में सबसे अधिक है, कितनी, +8। तो ये जो है वो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं या उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने के कारण भी संकुल यौगिक क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो अब हम इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं कि किस किस कारण से संकुल यौगिकों का निर्माण हो रहा है। तो फर्स्टली हम लिखते हैं कि संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं। संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं। संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं। संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं, क्योंकि फर्स्ट कारण है इनका आकार छोटा होता है। इनका आकार छोटा होता है, जिसके कारण इनका आकार छोटा होता है, जिसके कारण ये उच्च धनात्मक आवेश घनत्व रखते हैं। ठीक है। और दूसरा कारण होता है N-1D NS एवं NP कक्षक समान ऊर्जा स्तर के होते हैं। इनके अंदर यही कक्षक होंगे जो किसके होंगे, समान ऊर्जा स्तर के होंगे, समान ऊर्जा स्तर के होते हैं। जिसके कारण संक्रमण तत्व आसानी से संकरित हो जाते हैं। संकरण हम पढ़ चुके हैं, संकरित का मतलब आप लोग समझते हो, संकरित हो जाते हैं, आसानी से संकरित हो जाते हैं। और थर्ड इसका कारण है इनके द्वारा परिवर्ती उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाई जाती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सब कर रहे हैं तो होगा क्या, होगा ये कि ये क्या करेंगे, जो छोटा आकार है, उच्च धनात्मक आवेश घनत्व है या समान ऊर्जा स्तर के कक्षक हैं, वो आसानी से जो आने वाला लिगेंड है, लिगेंड मैं किसके लिए बोल रही हूँ, जो भी धनायन, ऋणायन या उदासीन परमाणु है उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको दान किया जा रहा है।
तो वो जो लिगेंड है उससे इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होगा, दान किया जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से कौन ग्रहण कर लेगा, संक्रमण धातुएं, और ग्रहण करके फिर किसका निर्माण कर लेगी, संकुल यौगिका। क्लियर है? तो ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद की बात हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है कि इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं गुणों के कारण, इन्हीं गुणों के कारण संक्रमण धातुएं, संक्रमण धातुएं आने वाले लिगेंड, आने वाले लिगेंड, लिगेंड हम किसे बोल रहे हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन को, परमाणु, अणु या आयन, ब्रैकेट बंद कर देते हैं इसको लिख करके। लिगेंड किसको बोल रहे हैं, परमाणु, अणु अथवा आयन को। संक्रमण धातुएं आने वाले लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर, आने वाले लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हम एक संकुल यौगिक को देखें सिंपली, जैसे हमारा FeCN6 तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जाम्पल है ये हमारा संकुल यौगिक का, ये वाला संकुल यौगिक है, कैसे बना हुआ है, ये हमारी संक्रमण धातु है। इसने क्या किया, साइनाइड जो है वो आयन की फॉर्म में, मतलब Cn- के रूप में, तो इसके पास इस माइनस में क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, और वही इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा Cn के द्वारा किसको दे दिया जाता है, आयन को। यहाँ से कितने साइनाइड है, कितने साइनाइड आयन है, 6, तो 6 साइनाइड आयनों द्वारा कुछ इस तरह से क्या किया जाता है, इस संक्रमण धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का यौगिक बना देता है। इन यौगिकों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में वापस चर्चा करेंगे। बाकी अभी देख लो कि कितना ही समझ लो कि इनके द्वारा इस तरह के संकुल यौगिक का निर्माण किया जाता है। और वो हो कैसे रहा है कि जो भी उनमें रिक्त कक्षक है, यहाँ पे उच्च धनात्मक आवेश घनत्व है ही, और इनके पास क्या है, रिक्त कक्षक है, तो उन रिक्त कक्षकों में कौन से इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, जो साइनाइड आयन के द्वारा या फिर जो भी हमारा ऋणायन लिगेंड के पास जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो इनको दे दिए जाते हैं, और ये भी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाने के कारण इनको ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है डी ब्लॉक का पार्ट भी। और डी ब्लॉक में जितने टॉपिक्स थे, वो परमाणुीय त्रिज्या हो, आयनिक त्रिज्या हो, आयनन ऊर्जा हो, विद्युत ऋणात्मकता हो, ऑक्सीकरण अवस्था हो, या हम रंगीन प्रवृत्ति, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय प्रवृत्ति, इनकी बात करें, या फिर जो हमने आज पढ़े अंतराकाशीय यौगिक, मिश्र धातुएं और संकुल यौगिक, तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। तो ये डी ब्लॉक था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो एफ ब्लॉक की बात करेंगे। और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो जनरली हमारी अंतर संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। जनरली हम इसकी बातें कर चुके हैं पहले, फिर भी थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का हम मैटर देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह का होगा। एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों में मैं स्टार्टिंग का पार्ट बता चुकी हूँ आप लोगों को, जो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है, उनके तत्वों के नाम वगैरह है। तो उसमें ही मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि एफ ब्लॉक में आपके
दो तरह के जो तत्व आते हैं, सॉरी, दो तरह की जो सीरीज है वो आती हैं, जिनमें एक आती है 4f सीरीज और एक आती है 5f सीरीज। 4f सीरीज को हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं और 5f सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड्स। तो ये जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स हैं वो लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद के तत्व होते हैं। तो हम जो लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड की बात कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट इससे पहले जो आपको लैंथेनॉइड और एक्टिनोइड के लिए बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या उनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, वो सारी चीजें आप क्लियर करोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी के आगे की बात करेंगे। थैंक यू।